चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की हेल्प से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से एलसीआर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है, मेन टॉपिक ये है। जितने भी आपके सर्किट हैं आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस। अब ध्यान से समझिए, यहाँ हमको बहुत पीछे से सब कुछ अटैच करना है कि क्या क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, उसको पूरा क्लियर करना है। कैपेसिटेंस का सिंबल होता है कैपिटल सी। उसके बाद आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल आर। फिर आपने पढ़ा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इसका सिंबल होता है कैपिटल एल। इन तीनों सर्किट को मिला के बनता है एलसीआर सर्किट। और इस चैप्टर में मेन आपको इन सब के कॉम्बिनेशन से बनने वाले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहा जाता है, बट एक रेजिस्टेंस बनता है कैपेसिटेंस की हेल्प से, एक रेजिस्टेंस बनता है इंडक्टेंस की हेल्प से। उससे पहले हमें ईएमएफ जानना है कि इनमें कहाँ कहाँ पे कितना और कौन सा ईएमएफ लगता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जनरेट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज का फार्मूला, इनको पढ़ने के लिए। हेडिंग है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेम एज इट इज हम फॉर्मूला निकालेंगे इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज। सेम एज इट इज हम फॉर्मूला निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट। इसका सिंबल होगा V, इसका सिंबल होगा I, इसका सिंबल होगा स्मॉल p। तीनों के लिए हमें डेरिवेशन फाइंड करना है। अब आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ये आपकी हेडिंग है, ये तीनों अलग अलग हेडिंग भी आ सकती हैं, एक साथ भी आ सकती हैं। ये आपको किसी भी रोटेटिंग मैग्नेट की वजह से या रोटेटिंग कॉइल की वजह से, तो मान लीजिए हेडिंग कैसे आएगी, अलग अलग तरीके से हेडिंग आती है। हो सकता है हेडिंग में लिखा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग कॉइल, तो आपको पहले से पढ़ा दिया गया है E इज इक्वल वी बी एल, जो रेस्ट की पोजीशन की वजह से होती है, और E इज इक्वल 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये रोटेटिंग ईएमएफ होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है, उसका ईएमएफ कितना होता है, तो यहाँ ये जो ईएमएफ है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, चाहे वोल्टेज हो और चाहे करंट हो। तो आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी है। किसी भी डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि लेफ्ट से राइट ही जाएं, आप राइट से लेफ्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई रॉड लेनी है, उस रॉड को यहाँ पर प्लेस कर देना है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल होना चाहिए थीटा। कितना एंगल होना चाहिए? थीटा एंगल होना चाहिए। अब आप सारी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करिए। पहले सपोज करिए ये रॉड अगर पूरी तरीके से रोटेट होती है, तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम में रोटेट होती है? t टाइम में रोटेट होती है। ये बात समझ में आई? अब इस रॉड के पास ईएमएफ कितना है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ या अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ डैश, या फिर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, दोनों सेम है। E इज इक्वल माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। E इज इक्वल माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। फाई का फॉर्मूला रखेंगे
कहाँ से? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल बी ए कॉस थीटा। ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखिए। ई इज इक्वल माइनस एन डी, फाई की प्लेस पे बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते क्योंकि हमारे रेफरेंस में टाइम है और हमारे पास ऊपर कहीं भी टाइम नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे टाइम के टर्म में। तो आपने एक डिफिनीशन पढ़ी है एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी डिफिनीशन आपने पढ़ी है ओमेगा इज इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या इसी को आप लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, या इसी को आप लिख सकते हैं थीटा अपॉन टी। अगर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, एक ही टर्म में बार बार वो एंगल बन रहा है, तो आप लेंगे थीटा अपॉन टी, और अगर स्मॉल एंगल बन रहा है तो आप लेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, और अगर अलग अलग एंगल का एंगल अलग अलग आ रहा है तो आप लेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ओमेगा इज इक्वल थीटा अपॉन टी, क्योंकि हमने एंगल को रिप्रेजेंट किया है ओनली थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल ओमेगा टी, इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दीजिए और थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। ई इज इक्वल माइनस एन डी बी ए कॉस थीटा की प्लेस पे ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब आपका डिफरेंशिएशन ईजिली हो जाएगा। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। रॉड का एरिया कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। ई इज इक्वल माइनस एन बी ए, बचा आपका डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। इस टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ब्रैकेट में यहीं पर इंडिकेट करिए क्या इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करना है हमें। डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। हमारे पास है डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास ये नया टर्म है ओमेगा टी। अब ओमेगा ऑलरेडी कांस्टेंट होता है पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है 2 पाई, इससे ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हो सकता। तो जिसमें मैक्सिमम चेंजमेंट आपको पता हो उसको भी कांस्टेंट माना जाता है, तो ओमेगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा टी अपॉन डी टी। ओमेगा फिर से बाहर आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा डी टी अपॉन डी टी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया डी कॉस ओमेगा टी डी टी का। इसकी वैल्यू उठा के आपको यहाँ पुट करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, वैल्यू रखिए। ई इज इक्वल माइनस एन बी ए, ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ई इज इक्वल एन बी ए, ओमेगा को पहले ले आइए, ओमेगा साइन ओमेगा टी। बात समझ में आई? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब हम मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहते हैं कि जिसके निकालने के बाद हम उससे पहले की और उसके बाद की टोटल वैल्यू जान सकें कि ईएमएफ में, वोल्टेज में और करंट में कितना हम चेंजमेंट करें तो कितना चेंजमेंट हो सकता है। उसके बाद ना चेंजमेंट होना चाहिए, ना उसके पहले कोई चेंजमेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन थीटा के टर्म में चेंज करेंगे और फिर से लिखेंगे थीटा इज इक्वल ओमेगा टी, और ओमेगा टी को रिप्लेस कर दिया हमने। ई इज इक्वल एन बी ए ओमेगा, और ये फिर से बन गया साइन थीटा, और कंडीशन लगा दी इफ थीटा इज इक्वल 90। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर दी हमने और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये कंडीशन है। इफ थीटा इज इक्वल 90 देन साइन 90 इज इक्वल 1। इक्वेशन में रखेंगे ई इज इक्वल एन बी ए ओमेगा साइन 90, और जिस टर्म में साइन 90 किसी भी रॉड में होगा उस टर्म में जो आपका ईएमएफ होता है उसको मैक्सिमम ईएमएफ कहा जाता है, ई नॉट। तो ये बन जाएगा ई नॉट इज इक्वल एन बी ए ओमेगा, ये टर्म बन जाएगा आपका।
मतलब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आपको इसे सपोज करना है इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 में एन बी ए ओमेगा की प्लेस पे आपको रखना है ई नॉट। मैंने पहले ही बता दिया कि आप किसके लिए डेरिवेशन फाइंड कर रहे हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ईएमएफ के लिए आप ऑलरेडी डेरिवेशन निकाल चुके हो, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये निकालना है कि ईएमएफ हम कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 कर दी जाती है तो साइन 91 हो जाएगा, और साइन 91 हो गया तो ई नॉट यानी मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू एन बी ए ओमेगा के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो नई इक्वेशन बनेगी ई इज इक्वल ई नॉट साइन थीटा। अब चाहे इसको इक्वेशन मान लीजिए और चाहे थीटा की वैल्यू फिर से रख दीजिए, थीटा इज इक्वल ओमेगा टी, ई इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपका ये बन गया फॉर्मूला इंड्यूस्ड वोल्टेज का मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज को फाइंड करने के लिए। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल आई आर, और V और E दोनों सिमिलर होते हैं बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर वोल्टेज जाता है पॉजिटिव से निगेटिव तो EMF जाता है निगेटिव से पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेन ने साफ साफ कहा था कि EMF जिसकी वजह से बनता है उसी का विरोध करता है। मतलब जिस फैक्टर की वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसका प्रोडक्शन जिसकी वजह से हो रहा है, ये उसी फैक्टर को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये किसका अपोज करेगा, वोल्टेज का अपोज करेगा। तो वोल्टेज जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, तो EMF कहाँ जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V इज इक्वल आई आर, तो हमारा फॉर्मूला E के लिए भी सेम बनेगा, E इज इक्वल आई आर। चेंजमेंट करेंगे तो चेंजमेंट होगा आपका, सबसे पहले करंट के लिए बनाइए, ये फॉर्मूला बन गया आपका इंड्यूस्ड EMF के लिए, ये इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हो गया। अब बनाएंगे इंड्यूस्ड करंट के लिए, E इज इक्वल आई आर इज इक्वल, जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है वहीं पे करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है। यानी EMF जहाँ मैक्सिमम होगा वहीं पर इंड्यूस्ड करंट भी मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे E नॉट इज इक्वल आई नॉट आर, यहाँ पे फिर से वैल्यू रखेंगे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई आपकी इंड्यूस्ड करंट के लिए। अब इंड्यूस्ड वोल्टेज के लिए तो V और E दोनों सिमिलर हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि V इज इक्वल होता है माइनस E के और E इज इक्वल होता है माइनस V के। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर V जाता है पॉजिटिव से निगेटिव तो E जाता है निगेटिव से पॉजिटिव, और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है बट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे V प्रोपोर्शनल E, V E के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आप डायरेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं माइनस E। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा T। ये फॉर्मूला बन गया इंड्यूस्ड वोल्टेज के लिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब आपको इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके LCR सर्किट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि कब किस सर्किट में किस समय कितना करंट होता है और कब करंट वोल्टेज से कितना आगे होती है, कब वोल्टेज करंट से कितना आगे होता है। हर सर्किट में अलग अलग होता है, इसीलिए मैंने आपको तीनों के नाम पहले लिख के दिखाए। कैपेसिटेंस हमें इसी चैप्टर में अगेन इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है वो हमें पढ़ना है, कैपेसिटेंस नहीं पढ़ना। कैपेसिटेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा वो पढ़ना है। रेजिस्टेंस खुद रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की जगह से कोई इसकी जगह कोई नई बॉडी नहीं आएगी, इसकी जगह नई बॉडी आएगी। इंडक्टेंस इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस बनता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। बात समझ में आई? इसको नोट करिए पहले। देखिए ध्यान से आगे फिर
AC DC, इसका नाम है पूरा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसका नाम है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को कहा जाता है अनडायरेक्शनल करंट। अनडायरेक्शनल करंट। डायरेक्ट करंट को कहा जाता है डायरेक्शनल करंट। डायरेक्शनल करंट। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आप ऐसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ट्रैवल करती है, इसलिए इसको अनडायरेक्शनल करंट कहा जाता है। अगर इसमें SHM होगी तो पीरियड ऐसे बनेंगे। अगर सिंपल चैम्बर में ट्रैवल कर रही है, सपोज करिए स्क्वायर फॉर्म में ट्रैवल कर रही है रेक्टेंगुलर, तो जितना मैग्नीट्यूड इधर बनेगा उतना ही मैग्नीट्यूड लोअर साइड में बनेगा, फिर उतना ही मैग्नीट्यूड अगेन अप साइड में बनेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड फिर डाउन साइड में बनेगा। तो आप इसमें डबल डबल बना लीजिए, इसमें सिंगल सिंगल। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये लाइन आपकी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन आपकी इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ भी ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी और ये लाइन करंट को रिप्रेजेंट करेगी। और भी कई डायग्राम आप बना सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। अगर हम एक और बनाएं, यहाँ बना देते हैं। सपोज करिए जिगजैग मोशन में है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट हुए, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ऊपर वाले आप ये सेम साइज के बनाइएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी, वोल्टेज, और ये लाइन आपकी करंट को रिप्रेजेंट करेगी। सेम एज इट इज डायरेक्शनल करंट, यानी डीसी में भी आप डायग्राम बना सकते हैं। डीसी में आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको वन साइड डायग्राम बनाने हैं। अगर एसएचएम हो रही है और उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हम लें पेंडुलम के थ्रू, तो आपके एक ही साइड में पीरियड्स बनेंगे। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड इनका सेम होना चाहिए, तो ये सेम साइज के बनाएंगे। ये जो वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसी को कहा जाता है वी नॉट। वी नॉट, वी नॉट। एक डायग्राम अगर निगेटिव का बनाए, इसी में ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन इलेक्ट्रिक करंट आई को रिप्रेजेंट करेगी। सेम एज इट इज आप स्क्वायर फॉर्म में भी बना सकते हैं, तो निगेटिव में बना लेते हैं। ये निगेटिव है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट बनती है, इसकी खासियत है। पॉजिटिव में बनेगी तो फिर पॉजिटिव में ही बनेगी, निगेटिव में बनेगी तो फिर निगेटिव में बनेगी। ऐसा डायग्राम भी आप इसमें बना सकते हैं जिगजैग मोशन का। यहाँ पे अगर पॉजिटिव में बनाए तो पॉजिटिव में बना लें, निगेटिव में बनाए तो निगेटिव में बना लें।
निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अगेन ये इलेक्ट्रिक करंट और ये लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों में मोस्ट डेंजरस कौन होता है, अल्टरनेटिंग करंट या फिर डीसी? अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये ज़्यादा डेंजरस है, डायरेक्ट करंट जो होता है ये कम डेंजरस है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट करंट वन साइड में जाता है। अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव करंट ही देगा, निगेटिव करंट नहीं देगा। बट जब आप इसको किसी बॉडी से अटैच करते हैं तो बॉडी के पास में दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है। हो सकता है कि आपको इससे पहले बताया गया हो कि डायरेक्ट करंट ज़्यादा डेंजरस होता है और अल्टरनेटिंग करंट कम डेंजरस होता है, बट इसकी जो रियलिटी है अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा डेंजरस होता है और डायरेक्ट करंट कम डेंजरस होता है। सबसे पहली और अंतिम बात दोनों में सुन लीजिए, डायरेक्ट करंट हमेशा लो वोल्टेज को जनरेट करता है, जबकि एसी करंट जो होता है ये खुद हाई वोल्टेज से जनरेट होता है। दूसरा मेन रीज़न है इसका, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म में चलता है। मतलब अगर किसी बॉडी में अगर इसको दिया जाता है तो ये एक टर्म में पॉजिटिव देगा, सेकेंड टर्म में निगेटिव देगा, मतलब उसके दोनों चार्जेस को न्यूट्रल करते हुए चलता है। सपोज ह्यूमन बॉडी को अगर हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर देते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों को न्यूट्रल करते हुए चलता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अगर वोल्टेज लो है तो हो सकता है कि आपको अल्टरनेटिंग करंट छोड़ दे, अगर वोल्टेज लो है तो। अगर वोल्टेज हाई है 120 या 150 से एबव है तो आपको अल्टरनेटिंग करंट कभी भी छोड़ने वाला नहीं है और विद इन मिनट में आपके बॉडी के सारे चार्ज को डिफ्यूज कर देगा, मतलब न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव टर्म दोनों दे रहा है। ठीक, सपोज करिए आप डायरेक्ट करंट के अटैच में आ जाते हैं या किसी बॉडी को हमने जानबूझ के डायरेक्ट करंट दे दिया, तो डायरेक्ट करंट या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, टोटल चार्ज आपकी बॉडी का कभी न्यूट्रल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए डायरेक्ट करंट आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, महसूस हो सकता है आपको, हो सकता है आपको झंझनाहट महसूस हो सकता है आपको तेजी से झटका महसूस हो, लेकिन डायरेक्ट करंट से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, डेथ नहीं हो सकती है, लेकिन अल्टरनेट करंट से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब इसके एक दो एग्जाम्पल सुन लीजिए। कुछ बच्चों की आदत होती है मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है और उसके बाद लीड लगा लेते हैं, उसके बाद ईयरबड्स लगा लेते हैं। उनसे कहो बेटा ईयरबड्स निकाल दो, फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है, तो उनके समझ में नहीं आता है। वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देंगे आपको कि भैया दीदी जो भी मना करे उनसे कहेंगे कि देखिए ये तो ईयरबड है, इसका वायर से कोई कनेक्शन नहीं है। बेटा आपका फ़ोन ऑलरेडी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और करंट दो टाइप का होता है, एक होता है करंट कंडक्शन करंट जो आपकी कंडक्टर बॉडी में ट्रेवल करता है, और एक दूसरा करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट जो इसके बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इस गलतफहमी मत रहिएगा, कभी भी ईयरबड या ईयरफोन लगा करके फ़ोन चार्जिंग में लगा हो उस समय गाना मत सुनिएगा या कोई और काम मत करिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कब अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा जिससे आपकी बॉडी टोटली क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी को भयानक नुकसान हो सकता है। तो अल्टरनेट करंट खतरनाक क्यों होता है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म में चलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। और किसी भी बॉडी को दिया जाए, मैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा, किसी भी बॉडी को दिया जाएगा तो ये उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस को डिफ्यूज करते हुए चलता है, इसलिए ज़्यादा डेंजरस होता है और डायरेक्ट करंट कम डेंजरस होता है। दूसरा फैक्टर याद रखना है, ये हाई वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है और ये लो वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। आपको बैटरी से कौन सा करंट मिलता है, डीसी मिलता है। आपको सेल से कौन सा करंट मिलता है, डीसी मिलता है। बात समझ में आई? तो इनके पास हाई वोल्टेज होता ही नहीं है, ये लो वोल्टेज पर चलने वाले उपकरण हैं, इसलिए आपको इनसे कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। आप सेल को माउथ में लगा के चेक कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बैटरी के वायर अगर आपसे टच हो जाए कोई नुकसान नहीं है। क्या है, आपको एक ही चार्ज मिलेगा। आपने जो प्लेट छुई होगी, सपोज आपने कैथोड छुई या एनोड छुई, तो जो आप छुएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज मिलेगा, जो आपकी बॉडी के टोटल चार्ज को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? तो ये दोनों बनाइए, उसके नीचे जो लिखा है लिखिए। भैया खड़ी, मुझे लगा क्या कितना टाइम हो गया।